हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने ज्योग्राफी के लिए लेक्चर हम लेकर आ गए हैं। 10th स्टैंडर्ड के लिए हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको याद आ रहा होगा या फिर मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगी, चैप्टर जो है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, इकोनॉमी का क्या मतलब था वो हमने एक्सप्लेन किया, किस प्रकार इंडिया की इकोनॉमी और किस प्रकार ब्राजील की इकोनॉमी, ये दो देश की इकोनॉमी हमने आपस में कंपेयर किया था। और ये दोनों को ही आपस में कंपेयर किया था यूएसए के साथ, जो कि ऐसा माना गया था और ऐसा हमने देखा कि यार इंडिया का इकोनॉमी वाकई में बहुत ज्यादा कम है। ये हमने डिस्कस किया। फिर हम ऑक्यूपेशंस पे आए थे कि कौन से लोग किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस करते हैं। तो ब्राजील में किस प्रकार के लोग कौन से टाइप का ऑक्यूपेशन करते हैं, कॉफी उगाते हैं, किस प्रकार के, ऐसे कई सारी चीजें हमने इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है। तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए, प्लेलिस्ट भी हमने बनाए हुए, जाके आप देख लोगे तो आपको हर एक चीज ईजी हो जाएगा ढूंढने में, और आप आराम से अच्छे से ढूंढ के अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। या फिर जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना होगा, डायरेक्ट आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर और आगे JR ट्यूटोरियल्स लिख दोगे तो आपको वो वीडियोस दिख जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना। और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आप लोग के लिए खास तौर पे हमने वन शॉट वीडियोस चालू किए हैं, जिसमें हमने साइंस और मैथ्स दोनों के ऑलमोस्ट 50-60% से ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं। पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन वीडियोस चल रहा है हमारा। हर हफ्ते में 3 से 4 दिन हम लोग स्पेशली वन शॉट वीडियोस डालते हैं। तो जाइए, अच्छे से हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, अच्छे से जाके पढ़ाई कर लो। जितने भी हुए हैं सिर्फ उतना देख लोगे तो भी आपके बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, ऑक्यूपेशन हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ब्राजील का जो ऑक्यूपेशन था वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। क्या है ऑक्यूपेशंस इन इंडिया। अब ये जो इंडिया के जो लोग हैं, तो ना सबसे पहले मैं बात करूं कि पूरे मतलब भारत देश में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं ना, उसका जो मेन ऑक्यूपेशन अगर आप बोलोगे, जैसे कि आपने पढ़ाई भी की होगी इसके पहले या फिर आपने रियल लाइफ में देखा भी होगा, तो ज्यादातर लोग जो है ना हमारे देश में वो करते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर। यानी कि सबसे मेन ऑक्यूपेशन हम मानते हैं वो है एग्रीकल्चर। और इंडिया इसी के लिए फेमस भी था। हमारा देश किसान वाला देश था, किसान का देश माना जाता है। अभी तो चलो मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से बहुत सारे लोग खेती वगैरह छोड़ के दूसरे साइड आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं, जॉब करते हैं, आईटी में, अदर इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है। ऐसे सो मेनी टेक्नोलॉजीज आर देयर, दैट्स व्हाई द पीपल आर वर्किंग इन द डिफरेंट फील्ड। लेकिन एक टाइम था जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स हमारे इंडिया में थी। जॉब्स मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, जब खेती करना है और कमाना है और उसको फसल जो उग रहा है उसको खाना भी है और उसको बेचना भी है, सो दैट हम पैसे भी कमा सकें। इस प्रकार से चीजें होती थी। ठीक है, तो यहां पे एग्रीकल्चर की बात करूं, इंडिया में एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो इंडिया की जो इकोनॉमी है या फिर इंडिया के जो जीडीपी है, इसमें काफी हद तक बहुत अच्छा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से जाता है। यानी हमारे इंडिया का जो जीडीपी है दोस्तों, इसमें एक अच्छा खासा योगदान जो है वो किस डिपार्टमेंट का है, वो है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का। यानी कि जो फसल पैदा होती है उसको जो बेचा जाता है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस MSP जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्सेस, कुछ फायदा पहुंचता है, जिसके वजह से क्या होता है, उनको एक बहुत अच्छी तरीके से जीडीपी हमारा ग्रोथ होता है। और इंडिया में एग्रीकल्चर के वजह से जीडीपी का ग्रोथ होना ये एक स्वाभाविक सी बात है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यार इंडिया में ना एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होने का कारण ये भी है कि हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। ये भी आप समझ सकते हो कि हमारे देश में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। हमारा देश जो है उसमें बहुत सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। तो ऑब्वियसली उसमें से अगर 10% लोग भी सिर्फ एग्रीकल्चर करेंगे तो भी बहुत होता है। 150 करोड़ की आबादी में अगर 10% लोग भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब 15 करोड़ लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ब्राजील में देखोगे तो 19 करोड़ तो सिर्फ लोग ही है। समझ में आ रहा है? तो कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है हमारे इंडिया का पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हमारा जो इंडिया है ना, अगर मैं बात करूं तो लगभग 60% ऑफ हिस्सा इंडिया का, देखो यहां पे ध्यान से सुनना, 60% ऑफ लैंड जो है वो एक कल्टीवेशन लैंड माना जाता है। कल्टीवेशन लैंड मतलब उपजाऊ लैंड, या फिर जिसमें हम खेती बड़े आसानी से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यानी पूरे इंडिया में आप जमीन देखोगे तो उसमें से 60% जो जमीन है वो बहुत ही अच्छा उपजाऊ माना जाता है, जिसमें खेती वगैरह बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और नॉर्मली इंडिया में कई सारे प्रकार के क्रॉप्स को उगाए जाते हैं, चावल, गेहूं, शुगर केन, ठीक है ना, बाजरा, जवार, ठीक है ना, सब्जियों में भी बहुत सारे प्रकार है। तो ऐसी कई सारी चीजें जो है हमारे खेतों में उगाए जाते हैं। और हमारे इंडिया में जो सॉइल्स के जो टेक्सचर होते हैं, जो सॉइल का जो लेवल होता है वो भी काफी अच्छा माना जाता है और काफी अच्छा रिच सॉइल मानते हैं। रिच सॉइल
कल्टीवेबल सॉइल मतलब उसमें कल्टीवेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानसून का भी होता है, यानी कि जब बरसात बहुत अच्छी होती है, किसी किसी रीजन में आप देखोगे हमारे कंट्री के अंदर बरसात बहुत अच्छी होती है, एंड मानसून की वजह से जो फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन कभी कभार हो जाता है, चलो बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो फसल भी खराब हो गया, या फिर बारिश हुई नहीं तो भी फसल सूख के एकदम खराब हो जाता है। तो ये भी चीज कभी कभी देखने मिलता है, और इसीलिए हमारा इंडिया जो है एक बहुत अच्छा कंट्री माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एक सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है नॉर्मली ये सब्सिस्टेंस टाइप का है, ठीक है, सबसिस्टेंस टाइप का एग्रीकल्चर माना जाता है हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है, जिसमें इंडिया अलग अलग टाइप के जो क्रॉप्स है उसको प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं लिखूंगा, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, चावल, गेहूं, बार्ली, ठीक है ना, वीट हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, इस प्रकार की कई सारी चीजें मैं एक्सेट्रा लिख दूंगा आगे। एक्सेट्रा मतलब ये बहुत सारे हो जाते हैं, आप अगर देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इतने सारे टाइप के क्रॉप्स जो है हमारे इंडिया में उगते हैं। तो मिलेट्स हो गए, सरगम हो गया, फिर बहुत सारे मेजर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें चाय की खदानें, जैसे आप जानते हो चाय का जो खेती है वो भी होता है। आसाम साइड जाओगे, केरल साइड जाओगे तो आप देखने मिलेगा आपको चाय की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। कॉफी प्रोडक्शन भी हमारे देश में होता है, और कुछ कैश क्रॉप्स होते हैं, जैसे शुगर केन वगैरह हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इस प्रकार से कई सारे कैश क्रॉप्स भी हमारे देश में उगाए जाते हैं, और इसका डिमांड बहुत ज्यादा। आप शुगर केन देख लो कितना डिमांड है उसका, जैसे ही उगता है वैसे ही जब फसल कटती है तो बिक जाता है। शुगर फैक्ट्रीज वाले शुगर केन को खरीद लेते हैं, ठीक है ना, गिने चुने शुगर केन जूस वेंडर्स के पास चले जाते हैं, लेकिन ज्यादातर शुगर फैक्ट्रीज वाले शुगर केन को खरीद लेते हैं ताकि उससे वो चीनी बना सके। गुड़ बनाने वाली कंपनी, जैगरी बनाने वाली कंपनी शुगर केन को खरीद लेती है ताकि गुड़ बना सके। इस प्रकार से वो फटाफट बिक जाता है। फिर कॉटन्स जो उगते हैं, कॉटन्स को भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है वो खरीद लेती है ताकि कॉटन्स के क्लॉथ्स बनाए, ताकि कपड़े बनाए जा सके। इस प्रकार से कई सारी चीजें होती है, और साथ ही में इंडिया जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर माना जाता है। ये सब के अलावा जो कैश क्रॉप्स है, जो मेजर फूड प्रोडक्ट्स है, जो मेजर क्रॉप्स है, उसके अलावा इंडिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी काफी अच्छी तरीके से उगाया जाता है। आप जानते हो हमारा देश जो है ये नॉर्मली इसमें से बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है, इसीलिए ज्यादातर लोग नॉनवेज नहीं खाते। जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो नॉनवेज खाना नहीं पसंद करते हैं, तो वेजिटेबल्स खाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, वेजिटेशन या फिर मैं बोलूं वेजिटेबल सब्जियां जो होती है ना, इसको बहुत अच्छी तरीके से उगाई जाती है, और अलग अलग विभिन्न प्रकार की सब्जी आपको देखने मिल जाएंगे। बाहर के देश लोग को तो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि हमारे देश में ऐसी ऐसी सब्जी खाई जाती है जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है ना। तो हमारे देश में ऐसी ऐसी सब्जियां होती है। फ्रूट्स भी हम काफी ज्यादा खाते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये सब चीज जो है हमारे इंडिया में काफी अच्छा माना जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर। ये तो आपका एग्रीकल्चर हमने बता दिया, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, लेकिन एक और बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है हमारे देश में, जो कि है दोस्तों फिशिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमारे देश में फिशिंग किधर होता है यार। अगर आप मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, जितना भी हमारा कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल इलाका, वेस्टर्न में आप देखोगे, कोंकण इलाका आप देखोगे, तो कोस्ट लाइन जो है हमारे देश का काफी लंबा कोस्ट लाइन है। हमारे इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, अगर मैं किलोमीटर्स के हिसाब से बात करूं तो लगभग 7,500 किलोमीटर। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारे देश में लगभग 7,500 किलोमीटर एरिया कोस्ट लाइन का इलाका है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र किनारे का जगह, समुद्र के किनारे के जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट लाइन बोलते हैं, कोस्टल लाइन बोलते हैं, कोस्ट लाइन बोलते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से सिटीज आ जाएंगे, कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश में केरला, क्योंकि आप अगर इंडिया का मैप अगर आप कंसीडर करो, ठीक है, मैं वापस से मैप बनाने की कोशिश करता हूं, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं हमेशा मैप बनाने की, ठीक है। ये थोड़ा पतला बन गया ये सब ये तो मैप के जगह पे कोई इंसेक्ट बना दिया, सॉरी माफ करना दोस्तों। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों कि हम कोशिश करते हैं यार बनाने की, मेरी डायग्राम बहुत खराब है एक्चुअली, ठीक है, डायग्राम मेरी बहुत खराब है, लेकिन कंसीडर कर लो यार हमारा इंडिया है। तो जैसे मैं आपको नीचे का पोर्शन आपको मैं दिखा रहा था, नीचे का पोर्शन जो है ये हमारा इधर पे मुंबई, यहाँ पे आप हमारा ये, और इस प्रकार से हमारा समझ लो इंडिया है। तो ये जो इलाका है यहाँ पे पूरा अरेबियन सी है, ये पूरा अरेबियन सी है, समझ में आ रहा है, ये पूरा अरेबियन सी है। तो ये पूरा इलाका से लेके ये पूरा इलाका, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, आप जानते हो, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो ये पूरा इलाका अगर काउंट करोगे तो लगभग हो जाएगा हमारा 7,500 किलोमीटर, और ये पूरे इलाके में समुद्र से कनेक्टेड है मतलब बहुत अच्छी तरीके से फिशिंग होती होगी। लेकिन ये फिशिंग कौन सी हो रही है, ये कोस्टल लाइन इलाके में समुद्र के अंदर जो फिशिंग हो रही है वो मराइन फिशिंग हो रही है। मराइन एनिमल्स आपको पता ही है, ठीक है, दो टाइप के फिश होते हैं, एक होता है मराइन फिश यानी कि जो समुद्र के पानी में मिलती है, लेकिन एक और फिश होती है जो मीठे पानी की फिश होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर फिश, ठीक है ना, फ्रेश वाटर फिश। लेकिन ये फ्रेश वाटर में बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे कि मराइन फिश मतलब समुद्र हो गया, ओशंस हो गए, ये सब चीज इसके अंदर आ गया। लेकिन ये जो फ्रेश वाटर फिश है इसमें कौन सा आ गया, जैसे कि आप जानते हो तालाब के अंदर भी फिश होती है,
टैंक्स होते हैं, छोटे छोटे बाउडी जिसको बोलते हैं, टैंक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है ना, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, तो यहां से भी फिश जो है मछली जो है मारा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, स्टेट बता रहा था, तो केरला हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, ठीक है ना, तमिलनाडु के अलावा दोस्तों गोवा हो गया, गोवा के बाद महाराष्ट्र हो गया, हमारा अपना महाराष्ट्र। आप देखो कितने लोग फिशिंग करते हैं, उनका मेन धंधा वही है फिशिंग, मछली पकड़ के लाते हैं, उसको बेचते हैं, वो खाते भी हैं और उससे ही उनका गुजारा होता है। तो महाराष्ट्र हो गया। उसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इस साइड आप जाओगे तो तमिलनाडु हो गया, फिर ये साइड में बंगाल वगैरह हो गया, ठीक है ना, उड़ीसा हो गया, ठीक है ना। ये इसके अलावा कई सारे ऐसे स्टेट्स है, कई सारे ऐसे सिटीज है जिसमें फिशिंग वगैरह होती है बहुत अच्छी तरीके से, और लोग उसी से अपना पेट जो है वो भरते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मराइन फिशिंग अगर बात किया जाए पूरे टोटल इसमें से 40% जो है वो मराइन फिशिंग होती है, लगभग 40% हिस्सा जो है मराइन फिशिंग होता है, और बचा हुआ जो हिस्सा है वो 60% जो होता है वो फ्रेश वाटर फिशिंग, जिसमें आपके सब टाइप के फिश आ गए, ठीक है ना। और फिश में भी कई सारे वैरायटीज होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि महाराष्ट्र में अगर आप रहते हो तो बहुत सारे फिश के आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। पॉपलेट खाया जाता है यहाँ पे, बॉम्बे डक, बॉम्बिल जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, बहुत फेवरेट ठीक है। तो बॉम्बिल हो गया, बॉम्बे डक जिसको पॉपलेट बोलते हैं, ठीक है ना, सुरमई मछली हो जाती है। इस प्रकार से कई सारे फिशेस हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे कुछ बता रहा था, तो ऐसे कई सारी है, ठीक है ना। हम थोड़ा नॉर्मल हमारे मराठी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी हम लोग कुछ अलग अलग नाम से मछली को बुलाते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो फिर सार्डिन्स मछली होती है जो इंग्लिश में बोलते हैं, सार्डिन्स हो गया, मैक्केरल हो गया, इस प्रकार से कई सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेस भी अवेलेबल होती हैं। वही नॉर्मली जो फ्रेश वाटर की जो फिशेस होती है, जो समुद्र में नहीं मिलती है, जो नदी में मिलती है, जो टैंक्स में मिलती है, पॉन्ड्स वगैरह में मिलती है, तालाब में मिलती है, जैसे कि रोहू हो गया, कतला हो गया, मांगूर हो गया, इस प्रकार की कई सारी मछली का आपने नाम सुना होगा। पर लेकिन फिशेस के अलावा ये फिशिंग का जो ऑक्यूपेशन है सिर्फ फिश के लिए नहीं होता है, इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें श्रिम्प्स वगैरह भी आ जाते हैं। श्रिम्प मतलब झींगे वगैरह होते हैं, लॉबस्टर्स होते हैं, आपको पता ही है, कोलबी, लॉबस्टर्स, कोलबी, फिर आपके क्रैब्स, खेकड़े वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑयस्टर्स हो जाते हैं, ये सब कई सारे प्रकार के जो फिशेस है वो सब इंक्लूड किया जाता है इसमें, और ओवरऑल तरीके से इसमें फिशिंग जो है वो होता है, और ये फिशिंग के वजह से लोग अपना सर्वाइवल कर पाते हैं, क्लियर है। तो फ्रेश वाटर फिशिंग जो है नॉर्मली कैनाल्स वगैरह में भी होता है, इरिगेशन जहां पे होता है, इरिगेशन चैनल होता है, जहां पे आप देखोगे तो अगर आपने खेत वगैरह में गए होगे तो खेत वगैरह में जो कैनल्स होते हैं, जो पानी का सप्लाई वहां से होता है, इरिगेशन कैनल्स जो होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि बारिश वगैरह के टाइम पानी भर जाने की वजह से उसमें बहुत सारी फिशेस वगैरह आ जाती है, ये भी आपने देखा होगा। कहीं पे बाउडी वगैरह होता है, ठीक है ना, हमारे साइड उसको नॉर्मली छोटा सा तालाब बोलते हैं, गढ़ई बोलते हैं, इस प्रकार से कई सारी चीज़ के नाम से बोला जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के फिश होते हैं। सिल्वर बेलिस जो है वो फिश होती हैं, ठीक है। और 60% जो है नॉर्मली इनलैंड फिशरीज होती है, 60% जैसे मैंने बोला इनलैंड फिशरीज, यानी कि जो फ्रेश वाटर अंदर ही अंदर रिवर वगैरह से जो है वो किया जाता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये फिशिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये दो हो गया हमारा ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर और फिशिंग। लेकिन एग्रीकल्चर और फिशिंग के अलावा भी हमारे इंडिया में एक और बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है दोस्तों, जिसको बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग मतलब होता है खनन करना, खनन करना मतलब खुदाई करना, खुदाई करना मतलब क्या कि हम जो है मिनरल्स की खुदाई करते हैं। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये पहले वाले पार्ट एग्रीकल्चर। अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। अभी ये फर्स्ट वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे माइनिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। माइनिंग क्या है, हमारे देश में किस प्रकार से माइनिंग होती है, क्लियर है, देखो ध्यान से, ठीक है। चलो ध्यान लगाओ, सॉरी थर्ड है ना, ये थर्ड वन, माइनिंग। हमारा तीसरा टाइप का जो ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया में जो होता है दोस्तों, वो होता है माइनिंग। तो माइनिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहाड़ के आसपास इलाके में रहते हैं, वहां पे खुदाई करते हैं, ठीक है। अब वहां से वो लोग निकालते हैं, सबसे पहली बात तो माइनिंग का मतलब ये होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, माइनिंग में ही देखो ये वर्ड छुपा हुआ है, मिनरल्स, माइनिंग, MIN मिनरल। तो माइनिंग से हमें मिनरल्स मिलते हैं, कई सारे प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ना ये सोना चांदी, ये क्या हम बनाते हैं क्या, नहीं ना, ये सोना चांदी हमें जमीन के अंदर से ही मिलता है, माइनिंग करने के दौरान ही मिलता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच वी हैव फाउंड, देयर आर 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ विच लगभग 30% हमने मैनमेड किया हुआ है, लेकिन लगभग 70% से ज़्यादा मिनरल्स हमें एलिमेंट्स जो है हमें ज़मीन से मिली हुई है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हमें ज़मीन से मिलती है। तो कई सारे ऐसे मिनरल्स है जो हमें मिलता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि एक जगह है नागपुर, छोटा नागपुर करके प्लेट्यू है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, पहाड़ी, टेकड़ी बोलते हैं ना, टेकड़ी मराठी में टेकड़ी म्हणतात। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, वहां पे आपको कई सारे जो है डिफरेंट मिनरल्स मिल जाते हैं। और मिनरल्स जो है हमारे देश में काफी अच्छा ऑक्यूपेशन माना जाता है। बहुत सारे लोग तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मिनरल्स मिला खुदाई करने के दौरान उसको बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से मेन ऑक्यूपेशन हो जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ जो आपको पता है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, ठीक है ना,
वहाँ पे कोल का बहुत अच्छा माइनिंग वगैरह होता है, यानी कि कोयला जो है बहुत अच्छी तरीके से मिलता है वहाँ पे। कोरबा करके जगह है, छत्तीसगढ़ में कोरबा करके जगह है, वहाँ पे कोल बहुत अच्छा मिलता है। फिर अगर आप देखोगे तो मिनरल ऑयल्स के जो वेल होते हैं, मिनरल ऑयल्स तो आप जानते ही हो, मिनरल ऑयल्स, ठीक है, जिससे हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह बनाते हैं। मिनरल ऑयल्स के बहुत सारे कुएं हैं, वेल्स है, जो कि बहुत सारे अलग अलग जगह पे है। जैसे आसाम में दिग्बोई करके जगह है, ये तो मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है, दिग्बोई करके जगह है आसाम में, ठीक है। उसके अलावा मुंबई हाई, ठीक है, मुंबई हाई करके जगह है अरेबियन सी में, समुंदर के बीचों बीच। हमारे मुंबई में अरेबियन सी समुंदर है ना, अरेबियन सी, तो उसके बीचों बीच एक फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है ना, मुंबई हाई पूरा जगह है वहां पे, जिसमें मिनरल ऑयल्स को समुंदर के अंदर से, जो जमीन होती है, समुंदर के अंदर भी जमीन है ना नीचे, लगभग 200 मीटर 300 मीटर नीचे, उसके अंदर से डिग करके, मतलब एक बोलते हैं ना ड्रिल करके, वो मिनरल ऑयल को निकाला जाता है। इस प्रकार से चीज़ें होती है, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में है, कालोल में, गुजरात में, कोयली में, इस प्रकार से चीज़ें की जाती है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे नेचुरल गैस भी जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे नदी हैं, जैसे गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे भी आपको मिलेंगे बहुत सारे टाइप के मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस मिल जाता है, ठीक है ना। कुछ पत्थर वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे मार्बल्स होते हैं, ठीक है ना। कडप्पा जिसको बोलते हैं, कडप्पा, ये आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं। कडप्पा पता, आपके घर पे किचन में लगा होगा, देखो कडप्पा, कटप्पा मत समझ लेना, कडप्पा है, ठीक, ठीक है। तो कडप्पा मतलब क्या होता है, एक टाइल्स होती है एक कडप्पा की, जो हमारे किचन में, जिसके ऊपर हम गैस रखते हैं ना, जो हमारा गैस स्टोव होता है, चूल्हा जो होता है, उसके ऊपर रखते हैं, देखो ग्रीन कलर का टाइल रहता है, मोटा सा टाइल, ठीक है, जिसके ऊपर हम रखते हैं, ज्यादातर किचन में वही यूज किया जाता है, तो उसको कडप्पा बोलते हैं। मम्मी पापा को पूछना कडप्पा का मतलब क्या होता है, तो आप बता देंगे आपको। तो कडप्पा है, कटप्पा नहीं है, ठीक है। तो कडप्पा वगैरह टाइप के मार्बल्स जो है वो अक्सर देखे जाते हैं राजस्थान वगैरह में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में कडप्पा मिल जाता है। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो माइनिंग की जाती है, और उसको अच्छे तरीके से बना के फिर उसको सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है, जिसकी वजह से लोग अपना गुजारा कर पाते हैं। और यही है कुछ मेन ऑक्यूपेशन हमारे इंडिया का, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या है बहुत सारे लोगों के हमारे इंडिया में किस प्रकार के ऑक्यूपेशन होते हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, दूसरा हमने डिस्कस किया फिशिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, कौन सी होती है, और तीसरा हमने अभी डिस्कस किया जैसे दैट इज माइनिंग। बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। लेक्चर नंबर 4 एक और आएगा हमारा, इस चैप्टर का अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बाकी की चीजें जो है हमारे वो डिस्कस करेंगे और ये पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। प्लीज बताओ उनको कि यार बहुत अच्छा चैप्टर था, अभी तो खत्म नहीं हुआ है लेकिन अच्छा चल रहा है। तो प्लीज शेयर करना हमारे इंडिया में ऑक्यूपेशन कौन कौन सा है, तो सो दैट लोग जान सकेंगे। तो शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।